Hello everyone, welcome to the revision class of legal reasoning section. In the previous few sessions, we have been dealing with the law of torts in which we have completed fault liability. Negligence, defamation, nuisance, trespass, all these wrongs fall under the category of fault liability. In today's session, we will understand the concept of no fault liability, where we will cover vicarious liability, strict liability, and absolute liability. Later, we will also have a quick revision of general defenses. आई होप अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये अब तक तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। वो क्या है? फॉल्ट लायबिलिटी और नो फॉल्ट लायबिलिटी। फॉल्ट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसे रॉन्ग्स जिसमें सिर्फ हमें हमारे रॉन्ग की वजह से, हमारी गलती की वजह से ही लायबल ठहराया जाए। नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है? ऐसे रॉन्ग्स जिसमें हमने कोई गलती नहीं की है, सामने से जाकर किसी और ने गलती की है, लेकिन उसकी लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हमारे ऊपर भी आ रही है। तो ऐसे जो रॉन्ग्स हो गए, ऐसे जो टॉर्ट्स हो गए, वो फॉल करेंगे नो फॉल्ट लायबिलिटी की कैटेगरी में। नो फॉल्ट लायबिलिटी की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, पहले हम उसे समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखिए। सपोज हमारे सामने तीन व्यक्ति खड़े हैं, तीन पर्सन खड़े हैं, ए, बी एंड सी। बी ने कुछ ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट किया जिसकी वजह से सी को कोई नुकसान पहुंचा है। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा कि गलती किसकी है? बी की, क्योंकि उसने नेग्लिजेंट एक्ट किया। किसके अगेंस्ट किया? सी के अगेंस्ट किया। ठीक है, लेकिन अगर बी की गलती की सजा सिर्फ बी को नहीं, ए को भी दी जाए, तो वो कैसे कैटेगरी में आएगा? वो आएगा नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पे जो कंडीशन अराइज होती है कि ए और बी अगर कोई डिस्टिंक्ट लोग हैं, उनमें कोई जान पहचान ही नहीं है, वो स्ट्रेंजर्स हैं, तो क्या ऐसी लायबिलिटी ए के ऊपर इम्पोज करना सही होगा? नहीं। तो ये जो छोटी सी कंडीशन है जो आपको समझ आ भी रही होगी, ए और बी के बीच एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। ठीक है, ए और बी के बीच एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप होनी चाहिए, और जब बी का एक्ट हो सी के अगेंस्ट, बी का एक्ट हो सी के अगेंस्ट, वो ऐसा हो कि उस रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो। इज दैट क्लियर टू यू? ए बी सी तीन पर्सन है, बी ने नेग्लिजेंट एक्ट किया सी के अगेंस्ट, लेकिन लायबिलिटी आई ए और बी के दोनों के ऊपर। अब यहाँ ए और बी के ऊपर जो लायबिलिटी आई है उसका एक बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है कि ए और बी के बीच एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो। सेकेंड कंडीशन कि जो एक्ट बी ने किया है सी के अगेंस्ट, वो उस रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो किसी ना किसी वे में। Since it's the revision class, so directly telling you कि ऐसे रिलेशनशिप किन के बीच माने जाते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल एजेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो कवर होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी में। मतलब अगर प्रिंसिपल को हम एक लेवल ऊपर माने और एजेंट को उसका सबऑर्डिनेट माने, एजेंट उसके अंडर काम कर रहा है या उसके लिए काम कर रहा है, और एजेंट से कोई गलती ऐसी होती है उस काम के दौरान, तो प्रिंसिपल भी लायबल होगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ये कहता है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। तो यहाँ पे अज्यूम करना कि एक बहुत अच्छी सी लॉ फर्म है, मिल के सारे पार्टनर्स उसे चला रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग पे ध्यान दे रहे हैं। अब एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बीच अगर एक पार्टनर से कोई टॉर्ट कमिट होता है, कोई रॉन्ग कमिट होता है, तो उसमें बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल हो सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें बाकी पार्टनर्स की कोई गलती नहीं थी, तो भी अगर वो गलती, उनकी लायबिलिटी आ रही है, तो वो ऐसा कैटेगरी होगी नो फॉल्ट लायबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट जो हम समझते हैं वो है मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप। अगर मास्टर ने एक सर्वेंट रखा हुआ है और सर्वेंट ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके काम के दौरान अगर कोई ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ सर्वेंट ही नहीं, मास्टर भी लायबल होगा। ये तीन बेसिक
रिलेशनशिप्स हैं जो हम हर जगह समझते हैं कि प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स एंड मास्टर सर्वेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो फॉल करता है वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और समझिए। अगर कोई ओनर ऑफ व्हीकल है और ड्राइवर ने कार ड्राइव करते हुए कोई गलती करता है, कोई नेग्लिजेंट एक्ट करता है, कोई एक्सीडेंट कर देता है नेग्लिजेंटली, उस केस में ओनर ऑफ व्हीकल भी लायबल होगा। तो ओनर ऑफ व्हीकल और ड्राइवर के बीच भी कैसी रिलेशनशिप आई? वाइकेरियस रिलेशनशिप आई, जिसके कारण उनके ऊपर वाइकेरियस लायबिलिटी का चार्ज ओनर के ऊपर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू सो फार? आई होप अज्यूमिंग के यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी होती है जिन्हें अपन कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर लीगल रिलेशनशिप्स के बीच अगर कोई एक पर्सन नेग्लिजेंट एक्ट करता है किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति, तो ऐसे केस में दूसरे वाले पर्सन पे भी लायबिलिटी जाती है। कैसे? अगर रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है, अगर हस्बैंड से कोई फॉल्ट होता है, कोई रॉन्ग होता है नेग्लिजेंटली, ऐसे कोर्सेस में अगर कोई पर्टिकुलर सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो रहा है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉइंट ओनर है कार के, ठीक है, तो हो सकता है वाइफ पे भी वाइकेरियस लायबिलिटी आए। अगला एग्जांपल है इसका पेरेंट और चाइल्ड का। अगर चाइल्ड से कोई ऐसी गलती होती है तो पेरेंट्स को भी लायबल माना जा सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा बात समझने की है, सारे केसेस में नेसेसरीली लीगल रिलेशनशिप के बीच वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा। इसीलिए तो हमारे इंडिया में इतने फंक्शनल कोर्ट्स हैं। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल है लीगल रिलेशनशिप का, वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। ठीक है, कोई एम्प्लॉयर है, उसने 3-4 व्यक्तियों को एम्प्लॉय की तरह रखा है। एम्प्लॉय से गलती होती है, कंपनी का मालिक एम्प्लॉयर था, वो भी तो लायबिलिटी, उसकी भी तो कोई लायबिलिटी, उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ऐसे केसेस मैंने मोस्ट प्रोबेबली 4-5 एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको, प्रिंसिपल और एजेंट का, मास्टर और सर्वेंट का, पार्टनर्स का, और लीगल रिलेशनशिप जिनके अंडर वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। इसी के साथ अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई, क्या सिर्फ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में क्या सिर्फ प्रिंसिपल ही लायबल होगा, भले एजेंट की भी गलती है? ठीक है, जबकि गलती किसने की थी? एजेंट ने की थी। लायबिलिटी हमने वाइकेरियसली प्रिंसिपल पे भी डाली है, तो क्या सिर्फ प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। उनकी साथ में लायबिलिटी प्लस उनकी इंडिविजुअल लेवल यानी सेवरल लेवल पे भी उनकी लायबिलिटी होती है। तो इन केस अगर एजेंट अपने कोर्स ऑफ ड्यूटी में कोई ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से प्रिंसिपल भी लायबल होता है, तो जो प्लेंटिफ है वो किसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? वो या तो एजेंट के अगेंस्ट फाइल करे, या तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट फाइल करे, या तो वो दोनों के अगेंस्ट फाइल कर सकता है। इज दैट क्लियर टू यू कि कैसे जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है? ऐसे ही पार्टनर्स के बीच भी होता है कि when the wrongful act is done by one partner in the ordinary course of business, then the other partners are also held liable. ठीक है, यहां तक आपको पॉइंट कोई भी डाउट नहीं है? आई होप। तो आज के सारे कॉन्सेप्ट्स अब हम समझेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि फॉर अ फैक्ट हमें इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ज्यादा याद रह जाते हैं एज कंपेयर टू थ्योरी। तो अज्यूम कीजिए कि ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ए हस्बैंड एंड बी वाइफ। उन्होंने कार खरीदी वाइफ के नाम पे, रजिस्ट्रेशन उसका वाइफ के नाम पे हुआ। दोनों बोलते क्या थे? ये हमारी कार है, दिस इज आर कार। ठीक है, दोनों अपनी कार मानते थे। यूजुअली क्योंकि वाइफ होम मेकर या हाउस वाइफ थी तो वो घर पे रहती थी, और जो हस्बैंड ए हैं वो यूजुअली कार को ऑफिस लेके जाते थे। इज दैट क्लियर? जब ऑफिस लेके जाते थे, ये डेली का उनका रूटीन था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए he realized he is unable to drive the car, so he asked one of his friends,
सी कि भाई मुझे ड्रॉप कर दो मेरे घर तक, तुम ड्राइव करके चलो। ठीक है। इसी दौरान सी ने बोला लेट्स गो फॉर अ डिनर, और उसने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरा रास्ता पकड़ लिया। यहाँ पे ए ने उसको मना भी नहीं किया कि भाई कम से कम वो ड्राइव करके मुझे पहुंचा तो रहा है घर। रास्ते में ए और सी का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। ए और सी, इतना इतना स्कैरी एक्सीडेंट, इतना ब्रूटल एक्सीडेंट होता है कि ए और सी ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब ऐसे केस में जो सी की फैमिली है, जो सी यानी जो फ्रेंड की फैमिली है, वो वाइफ बी, जो ओनर थी कार की और वाइफ थी ए की, उसके ऊपर एक सूट फाइल करते हैं कि भाई क्योंकि एक तो आप ओनर ऑफ कार हैं और दूसरा ए के जाने के बाद पूरी सोल अथॉरिटी आपके पास आती है, आप वाइफ होने के कारण, लीगल वाइफ होने के कारण, इसलिए हम आपके ऊपर सूट फाइल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सी की डेथ हुई है और उस कार एक्सीडेंट में। अब सोचने वाली चीज ये है, ए गाड़ी लेके जा रहा था, एक गाड़ी यूज कर रहा था। ए को ए ने बोला सी को कि भाई तुम ड्राइव कर दो, बी ने तो कुछ नहीं बोला था। तो भी क्या बी लायबल होगी, वाइफ लायबल होगी? ठीक है, ये था हमारा ओवरऑल फैक्ट। अब समझते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं। कुछ देर पहले ही हमने समझा है कि भाई जो बी थी वो तो लॉफुल ओनर थी कार की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस दोनों बी के नाम पे हुआ था, तो बी तो फॉर श्योर लायबल होगी। यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का भी कॉन्सेप्टराइज होता है। वो कैसे? द मोमेंट सी सैट फॉर ड्राइविंग इन द कार नेक्स्ट टू ए, ही बिकेम एजेंट। ठीक है, और ए बन गया प्रिंसिपल। सिर्फ ए ही नहीं, ए और बी दोनों बन गए प्रिंसिपल। पहला उनके बीच लीगल रिलेशनशिप है, दूसरा बी तो ओनर थी कार की। यहाँ पे जैसे ही लीगल रिलेशनशिप के कारण दोनों प्रिंसिपल बने, प्रिंसिपल ने एक तरह से काम ऑथराइज किया था। काम ऑथराइज करने वालों को अपन प्रिंसिपल समझ रहे हैं, और जो एजेंट कौन है? वो सी है, क्योंकि वो काम करने के लिए राजी हुआ था। इस केस में प्रिंसिपल की भी तो लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बी लायबल है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको पूरा फैक्ट सिनेरियो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रिंसिपल एजेंट हम किसको मान सकते हैं, और बी क्योंकि शी वाज द लॉफुल ओनर ऑफ द कार, शी विल आल्सो बी हेल्ड लायबल। इज दैट क्लियर टू यू? So the concept of principal and agent is based on a general principle which is said as face per alium, face per se. Pronunciation may vary, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि the act of the agent is the act of the principal. ठीक है, any act done by the agent in the ordinary course of performance, ये agent और principal दोनों को liable ठहराता है। अब जब प्रिंसिपल एजेंट को कोई भी काम के लिए ऑथराइज करेगा, तो हो सकता है वो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो, वो एक्सप्रेसली वो काम ऑथराइज कर रहा हो, या फिर इम्प्लाइड तरीके से। ठीक है, तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल और एजेंट की वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आई होप यहाँ तक आपको प्रिंसिपल एजेंट का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट का ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप और बाकी एरियाज में भी अप्लाई होता है। तो एग्जाम्पल ऐसा है, सेम सिचुएशन लेते हैं कि ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, सी उनके फ्रेंड है, और डी एक बैंक समझ लो। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, जो ए है उसने बी के अकाउंट में कुछ पैसे जमा करने के लिए सी को दिए हुए हैं, क्योंकि सी बैंक डी का एम्प्लॉय भी है। ठीक है, आई होप फैक्ट क्लियर है। बस इतना सा फैक्ट है कि ए जो हस्बैंड है उसने पैसे दिए हैं बी उसके वाइफ के अकाउंट में जमा करने के लिए। किसको दिए हैं? सी को दिए हैं। कहाँ पे जमा करने के लिए? डी बैंक में। अब इस केस में जो सी है, जो फ्रेंड है, वो क्या करता है, जो एम्प्लॉय है वहां का बैंक का, वो पूरा पैसा मिस अप्रोप्रिएट कर देता है, मतलब उसको सही तरीके से जमा नहीं करता, उसको अपने सेल्फ गेन के लिए यूज करता है। क्या यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट के तौर पे
क्या यहाँ बैंक भी लायबल होगा या नहीं, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के तौर पे बैंक लायबल होगा कि नहीं? तो यहाँ पे बैंक लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब सी जो पैसे जमा करने आया था, जिसने मिसअप्रोप्रिएट की पूरे पैसे, वो बैंक के एम्प्लॉय की कैपेसिटी में वो डिपॉजिट नहीं कर रहा था। हो सकता है वो कोई तीसरा व्यक्ति भी होता जिसको ए पैसे दे देता जमा करने के लिए, ठीक है? वो डिपॉजिटर एक फ्रेंड की तरह था, ठीक है? वो कोई एम्प्लॉय की तरह फंक्शन नहीं कर रहा था। उसने जो भी फ्रॉड किया, जो भी मिसअप्रोप्रिएशन किया पैसों के साथ, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में किया है, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। जब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई कैन नॉट पुट इनफ एम्फेसिस कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही वो रॉन्गफुल एक्ट हुआ होना चाहिए। यहाँ पे वो एम्प्लॉय के तौर पे नहीं ऐसा काम कर रहा था, यहाँ पे वो एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह पे पैसे जमा करने आया था और फिर उसने पूरा फ्रॉड किया है, ठीक है? तो ऐसे केस में हमें बहुत अच्छे से ध्यान में देना होगा कि क्या कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की चीज है और क्या आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के काम किया जा रहा है, ठीक है? कब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के तौर पे लायबिलिटी ठहराई जाएगी और कब नहीं। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली सी एन एग्जाम्पल कि पार्टनरशिप में कैसे वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। जस्ट इमेजिन कि एक फर्म है जहाँ पे दो पार्टनर्स हैं। अब एक पार्टनर जाता है प्लेंटिफ के क्लर्क के पास। प्लेंटिफ आप अभी प्रीवियस क्लासेस से समझ गए होंगे कि प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है। प्लेंटिफ के क्लर्क के पास जाते हैं और उसे ब्राइब करते हैं कि भाई तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है उसके सारे बिजनेस सीक्रेट्स तुम रिवील कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम रिवील कर दो। ऐसे में जैसे ही ये खुलासा होता है और उस पार्टनर की लायबिलिटी अराइज होती है, तो सिर्फ उस पार्टनर की ही नहीं, दूसरे वाले पार्टनर की भी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे भी वो प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट लग गया कि द एक्ट ऑफ एजेंट इज ऑल्सो द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। सो हियर द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज ऑल्सो द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। क्लियर है? तो ऐसे अपन का फंक्शन करता है पार्टनरशिप में वाइकेरियस लायबिलिटी। अब इसी तरह से मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप एक जनरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। यानी let the principal be liable and put the master in the position as if he himself has done the act। ठीक है? तो ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है रिस्पोंडेंट सुपीरियर का, कि जहां पे मास्टर की लायबिलिटी अराइज होती है किसी सर्वेंट के एक्ट करने के कारण। अब आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई हम सर्वेंट किसे मानेंगे? तो any person employed by another to do work under the direction and control of the master। ठीक है? any person जो एम्प्लॉय किया गया है एक मास्टर के द्वारा कोई भी काम करने के लिए अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द मास्टर। ठीक है? इसमें भी दो नेसेसरी कंडीशंस हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। किसी भी मास्टर को लायबल ठहराने के लिए द एक्ट शुड बी डन बाय द सर्वेंट, and second, the servant should do that particular wrongful act in the course of employment। ठीक है? इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नीचे एक कार पार्क्ड है। कंस्ट्रक्शन वर्कर धोखे से एक बड़ा सा स्टोन नीचे गिर जाता है उसके हाथों से, और जो कार है, जो व्हीकल है, उसका विंडशील्ड, उसका हैंडल, उसका साइड गेट टूट जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, डेंट पड़ जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, जो कार ओनर है बेसिकली, वो या तो वर्कर को लायबल ठहरा सकता है या तो उसके एम्प्लॉयर को, यानी उसके मास्टर को वो लायबल ठहरा सकता है, या फिर दोनों को। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी है वो अलाउ करता है प्लेंटिफ को टू सर्च फॉर डीपर पॉकेट, टू सर्च फॉर डीप पॉकेट। डीप पॉकेट क्या है? जो आपको ज्यादा बेहतर कॉम्पनसेशन दे सकता है, आप उसके अगेंस्ट सीधे सूट फाइल करो। अब भाई अगर आप वर्कर के अगेंस्ट सूट फाइल करते हो तो वो कितना ही आपको दे पाएगा? एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन ही दे पाएगा।
लेकिन अगर एक बिल्डर के अगेंस्ट फाइल करते हो तो कंपैरेटिवली आपको एक हायर अमाउंट मिलेगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि जिसमें अपन को समझ आता है कि वाइकेरियस लायबिलिटी कैसे काम करता है। अब हमें ये समझना है कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है और एनी एक्ट किसको उसको हम कब समझेंगे कि वो आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। तो आइए समझते हैं। सो एन एक्ट इज डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो कंडीशंस में, either a wrongful act authorized by the master or a wrongful act which is done in an unauthorized mode which is authorized by the master. I hope आपको ये समझ आ गया होगा कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम किसे कहेंगे, कि या तो वो रॉन्गफुल एक्ट ऐसा हो जो ऑथर ने ऑथराइज जो मास्टर ने ऑथराइज करके रखा हो, या फिर वो रॉन्गफुल एक्ट ऐसा हो जो सर्वेंट जब परफॉर्म कर रहा है तो एक अनऑथराइज्ड मोड में परफॉर्म कर रहा है जो मास्टर ने ऑथराइज नहीं करके रखा था। इसका एग्जांपल से आप समझिएगा और क्लियर होगा। सपोज मैं मास्टर हूँ और मैंने अपने सर्वेंट को बोला कि तुम इस क्लाइंट के साथ डील करो, ठीक है, मैंने बस इतना ही ऑथराइज किया था, उसको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यही काम दिया था कि तुम इस क्लाइंट के साथ डील करो, लेकिन उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डील करते वक्त वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट करता है, वो फ्रॉड करता है उनके साथ, तो एज अ मास्टर मैं भी लायबल होंगी, क्योंकि जो एक्ट था, जो उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, वो तो मेरे द्वारा ऑथराइज किया गया था, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट ही था जब उसने ये काम किया, उनके साथ क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी की, तो लाइबिलिटी मेरी भी अराइज होती है ऐसे केस में। इज दैट क्लियर? सिर्फ सर्वेंट की ही नहीं, मास्टर की भी लाइबिलिटी अराइज होती है। सॉल्विंग अ क्विक क्वेश्चन, अगर एक क्लीनर है और वो डिफेंडेंट कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय किया गया है, वो अपने कोर्स ऑफ ड्यूटी में अनऑथराइज्ड फोन कॉल्स करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कंपनी है उसका ह्यूज बिल आता है, तो क्या वो कंपनी लायबल होगी वो बिल चुकाने के लिए? अब आप कंपनी ये बोल के तो नहीं हट सकती कि भाई वो अनऑथराइज्ड फोन कॉल्स कर रहा था। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई जो वो कॉल्स कर रहा था वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही कर रहा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो रॉन्गफुल है और भले वो अनऑथराइज्ड तरीके से वो एक्ट कर रहा है, तो भी कंपनी की लायबिलिटी अराइज होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा अगर इसको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेट अपन करते हुए समझते हैं तो ये और क्लियर हो भी जाता है, और साथ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन का वाइकेरियस लाइबिलिटी खत्म होता है, समाप्त होता है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कैसे वर्क करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, क्योंकि बाहर किसी कंट्री में ये इवॉल्व नहीं हुआ है, इसकी इवोल्यूशन इंडिया में हुई है, इसका ग्रोथ इंडिया में हुआ है, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको थोड़ी ध्यान से समझिएगा। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी है जहां पे आपको लायबल ठहराया जाता है ऐसे एक्ट के कारण या ऐसे अनफोर्सिबल हार्म के कारण जिसकी अगर वो फोर्सिबल होता तो आपने पूरी तैयारी रखी थी, आपने रीजनेबल केयर लिया था सारे फोर्सिबल हार्म्स के लिए, लेकिन कोई ऐसा अनफोर्सिबल सा हार्म हुआ जो आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, तभी वो अनफोर्सिबल था और उसकी लायबिलिटी आपको भुगतनी पड़ रही है। So, strict liability is a liability where a person is held liable for unforeseeable harm, mark my words, unforeseeable harm, despite having taken all reasonable care to avoid foreseeable harm. ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये इवॉल्व हुआ था लैंडमार्क केस में जिसका नाम है राइलेंस वर्सेस फ्लेचर। तो राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में इसका ओरिजिन हुआ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। इसमें होता क्या है, जो फ्लेचर यानी जो डिफेंडेंट रहता है वो अपने लैंड में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा एक रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है, एक अपने लैंड में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा रिजर्वायर का ये कंस्ट्रक्शन उसने इसलिए कराया था ताकि जो उसकी मिल है उस तक वो पानी पहुंचा सके, वाटर प्रोवाइड करा सके।
इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक पॉइंट मिस कर दिया कि जो जहाँ पे रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके नीचे ओल्ड डिसयूज्ड शाफ्ट्स हैं और क्योंकि उन्होंने ये नोटिस नहीं किया उन्होंने उसे ब्लॉक भी नहीं किया। ठीक है, अब इसके कारण हुआ क्या, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे ही रिजर्वायर में पानी भरा गया तो पानी बर्स्ट हुआ शाफ्ट्स के थ्रू और प्लेंटिफ यानी रायलैंड के कोल माइंस में फ्लड हो गया। फ्लड की सिचुएशन उसने कर दी पानी ने, ना ही सिर्फ कोल माइंस में, आसपास के एरियाज में भी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, जो फ्लेचर है वो नेग्लिजेंट तो नहीं था, ठीक है, उसने नोटिस ही नहीं किया था एक तरह से वो शाफ्ट, उसको उसका एग्जिस्टेंस की उसे पता ही नहीं था, उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, लेकिन तो भी फ्लेचर को लायबल ठहराया गया। ठीक है, एक तरह से ये फ्लडिंग वाले सिचुएशन अनफोर्सिएबल थी, उसने अपने तरफ से तो ड्यू केयर अप्लाई किया हुआ था, उसने सारे केयर प्रोटेक्शन ली हुई थी, जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में उसे पता ही नहीं था, उसके कारण एक तरह से उसको हार्म हुआ, जो एडजेसेंट लैंड्स थी उनको हार्म हुआ और उसको लायबल ठहरा दिया गया। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसकी 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं, वो लिखी हुई है, डेंजरस थिंग्स, एस्केप और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। डेंजरस थिंग कौन सी होंगी, ऐसी चीजें जो डिफेंडेंट कलेक्ट करता है और अपने लैंड पे रखता है, जो अगर एस्केप हो जाए उसके लैंड से तो ह्यूज ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें डेंजरस थिंग्स में होंगी। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजिव्स, अगर कोई भी एक ऐसे अमाउंट में रखता है अपने घर पे जो अगर एस्केप हो गई तो बहुत ही ज्यादा हार्म कॉज कर सकती हैं। एस्केप, अब यहाँ पे जरूरी है कि जो डेंजरस थिंग्स थी वो डिपेंडेंट के लैंड से बाहर एस्केप हो। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक पॉइजनस ट्री है जो डिफेंडेंट के लैंड में ग्रो कर रहा है, अब अगर उसकी ब्रांचेस उसके एडजेसेंट वाले पर्सन के घर पे अगर वो एस्केप होके जाती हैं या उसकी ब्रांचेस वहां पे ऐसे लाई कर रही होती हैं और वो पॉइजनस ट्री की ब्रांचेस जो एडजेसेंट घर पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जो कैटल्स हैं वो अगर खा लेती हैं और उसकी वजह से उनको कोई हार्म होता है या अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो डिफेंडेंट, भले उसकी कोई गलती नहीं थी, भले उसने जाके उन्हें फीड नहीं किया था, काऊ या बफेलो उसको उसने फीड नहीं किया था, उन्होंने खुद से वो पॉइजन ट्री के ब्रांचेस खाए हैं, लेकिन तो भी वो स्ट्रिक्टली लायबल होगा। क्यों होगा, डेंजरस थिंग्स थी, उसके लैंड से एस्केप होके हार्म कॉज की है, तो इस कारण से वो लायबल होगा। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि लैंड का इस प्रकार से यूज किया जाए कि उसके यूज के कारण एक डेंजर उत्पन्न हो रहा हो, डेंजर एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंड हो, जो एक तरह से पब्लिक के या कम्युनिटी के बेनिफिट में यूज किया जा रहा है, ऐसी चीजें नहीं, ऐसा यूज जिसके कारण डेंजर इंक्रीज हो रहा हो। इज दैट क्लियर? तो ये 3 एसेंशियल पॉइंट्स हैं। जैसे ये 3 एसेंशियल पॉइंट्स कवर होते हैं तो कोई भी इंसान स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर कवर होता है। So here are the 5 exceptions to the rule of strict liability. First, plaintiff's own default. जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था वो पॉइजनस ट्री वाला, अगर पॉइजनस ट्री एस्केप नहीं करती है या पॉइजनस ट्री जहां भी रहती है और जो एडजेसेंट लैंड में जो इंसान है उसकी जो काऊ या उसका जो हॉर्स है वो आके खुद से ब्रांच ऑफ ट्रीज खा लेते हैं प्लेंटिफ के लैंड पे आके, तो सॉरी डिफेंडेंट के लैंड पे आके, तो यहाँ पे प्लेंटिफ की ओन डिफॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे डिफेंडेंट की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो एक तरह से ये एक्सेप्शन है। सेकंड, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड कैसे फंक्शन करता है, फॉर एग्जाम्पल सारे प्रिकॉशन, सारे मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्ट कराई हैं डिफेंडेंट ने अपने लैंड पे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट पे रेनफॉल हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लड की कंडीशन होती है और वो आर्टिफिशियल जो लेक्स हैं वो ब्रेक करती हैं और हर पूरे एरिया में फ्लड हो जाता है उनकी वजह से। अब नॉर्मल कंडीशन में तो
वो लायबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया है, उसने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए थे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हो रहा है, तो ये हो गया एक्ट ऑफ गॉड। तीसरा जो है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। फॉर एग्जाम्पल 2 मंजिला घर है, ग्राउंड फ्लोर में प्लेंटिफ ने खुद से राजी होके बोला है कि मैं ग्राउंड फ्लोर लूंगा, डिफेंडेंट अपर फ्लोर में रह रहा है। अपर फ्लोर में ही ह्यूज अमाउंट में वाटर स्टोर किया गया है, जो दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यूज कर रहे हैं। अब अगर जो ये वाटर है वो लीक करके ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाता है और प्लेंटिफ का फर्नीचर खराब कर देता है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ था टू स्टोर वाटर, के प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही उस वाटर को यूज कर सके। तो यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती नहीं होगी और वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर फॉल नहीं करेगा। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, अब ऐसा अनफोर्सिएबल हार्म कॉज होता है अगर प्लेंटिफ को, जो डिफेंडेंट बोल रहा है कि वो एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर है, किसी तीसरे व्यक्ति ने आके वो हार्म किया है जो डिफेंडेंट के कंट्रोल में ही नहीं था, वो अनफोर्सिएबल एक्ट था स्ट्रेंजर का, तब भी वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से बच सकेगा। बस यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी ये प्रूफ करने का बर्डन कि ये एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर ही था या नहीं, ये डिफेंडेंट पे होगा। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का एक्सेप्शन ऐसे वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंडेंट की कोई कंपनी है और उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर रखे प्लेंटिफ के घर पे, फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी में, और ऐसे में अगर कोई मेन बिलोंगिंग डिफेंडेंट की कंपनी की बर्स्ट होती है जिसकी वजह से पूरा प्लेंटिफ का एरिया फ्लडेड हो जाता है, तो ऐसे में डिफेंडेंट की कंपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का एक्सेप्शन क्लेम करके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बच सकती है। तो ये थे हमारे 5 एक्सेप्शंस जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वर्क करते हैं। अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है। जैसे रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ओरिजिन हुआ था, वैसे ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ओरिजिन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हुआ है। इसको हम ओलियम गैस लीक केस से भी जानते हैं। अब इसमें होता ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक एंटरप्राइज है, वो एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या एंगेज्ड है जो इनहेरेंटली हजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस है, और वो हार्म कॉज करती है किसी पर्सन को या किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, जिसमें वो अगर एक्सीडेंटली भी हार्म कॉज हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो कंपनी या एंटरप्राइज एब्सोल्युटली लायबल होगी प्लेंटिफ्स को कॉम्पनसेट करने में। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी बहुत हद तक सिमिलर लगते हैं, इसको कंपैरेटिव स्टडी करना बेहतर है। तो आइए समझते हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो यही है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 5 टाइप के एक्सेप्शंस लग रहे हैं, वेयर एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं लगेंगे। ठीक है, वो इसीलिए तो एब्सोल्यूट है, इसीलिए तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी उसका नाम दिया गया है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है, जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं हम, तो जो ऑब्जेक्ट होता है या जो चीज है डिफेंडेंट के लैंड में जो लाई जाती है, वो इनहेरेंटली डेंजरस नहीं होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, वेयर एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी में वो इनहेरेंटली डेंजरस होती है। फॉर एग्जाम्पल रायलेंस वर्सेस फ्लेचर में जब हमने देखा था, तो वो वाटर था, इनहेरेंटली डेंजरस नहीं था। ठीक है, तभी उसके अगेंस्ट अगर एक्सेप्शन प्लीड करना चाहें तो वो एक्ट ऑफ गॉड या फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ्स ओन नेग्लिजेंस, ये सारी चीजें अपन प्लीड कर सकते हैं, वेयर एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी में इनहेरेंटली डेंजरस ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक गैसेस, जो भोपाल गैस लीक केस में हुआ या ओलियम गैस लीक केस में हुआ। तीसरा डिफरेंस, जैसे रायलेंस केस में हमने देखा था कि नॉन यूज ऑफ लैंड एक एसेंशियल कंडीशन थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, लेकिन जब एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करेंगे तो नॉन यूज ऑफ लैंड अपन इस पे डिपेंड नहीं, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड पे डिपेंड नहीं करेगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो ओनली
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? वो ये होगी कि जो एंटरप्राइज है, जो इंडस्ट्री है, वो इनहेरेंटली हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और उसकी वजह से ही हार्म कॉज हो रहा हो। तो ये डिफरेंस हो गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। और लास्ट जो डिफरेंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, वो काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जब डैमेजेस या कॉम्पनसेशन आपको प्रोवाइड करने की बात होगी, जब डिफेंडेंट आपको या प्लेंटिफ को प्रोवाइड करेगा, तो वो ऑर्डिनरी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस ही प्रोवाइड करेगा। वेयर एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एग्जेम्पलरी डैमेजेस आपको मिलते हैं। कैसे? जितनी ज्यादा बड़ी एंटरप्राइज या इंडस्ट्री, उतना ज्यादा कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अपन वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्लास खत्म करते हैं। इसके द्वारा नो फॉल्ट लायबिलिटी आपका यहाँ पे एंड होता है। मोर ओवर टॉर्ट्स का, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको शॉर्ट में जनरल डिफेंसेस भी समझा दिए जाएंगे कि कैसे जनरल डिफेंसेस वर्क करते हैं, लेकिन वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप यहाँ तक लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, और अब आने वाले क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं फेस होगी। सो सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।